हेलो क्रशर्स, वेलकम टू क्रैशअप। आज है हमारा तैयारी का डे 34। हम आ गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लास्ट चैप्टर है ईएम वेव्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा चैप्टर। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें यहाँ पे देखने होंगे और उसके बाद हमें समझना होगा कि जो हमारा ईएम स्पेक्ट्रम है, ईएम वेव्स का स्पेक्ट्रम, उसमें कौन सी जोन में कौन सी वेव्स आती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होने वाली है, तो बहुत ही आसान, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है ये। और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने सारे तरीके के PYQ सब इंक्लूड कर लिया है, तो आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ सब थ्योरी भी एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ज़बरदस्त प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस सेशन के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट करते हैं। तो पहले बेसिक देख लेते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ें। मैक्सवेल्स इक्वेशन, देखो हमारे पास 4 इक्वेशन है। उन 4 इक्वेशन से फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इक्वेशंस आती हैं। कैसे आती हैं, क्या आती हैं, वो सब चीज़ें सब हमारे स्कोप से बहुत ज़्यादा बाहर हो जाती हैं। लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है और ये वेव का नेचर किस तरीके से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या इन फेज होते हैं, आउट ऑफ फेज होते हैं, थोड़ी सी ही चीज़ें। और इनके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक स्पेक्ट्रम बन जाता है। उस स्पेक्ट्रम में अलग अलग वेवलेंथ का क्या काम है, उनको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, कहाँ पे वो पाई जाती हैं, इस तरीके की चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक। हमारे पास 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन है, तो अलग अलग इक्वेशन अलग अलग टाइम पे जैसे भी आई थी ये, हमारे पास फिर इन चारों इक्वेशन से ही वेव इक्वेशंस निकलती हैं। तो देखो पहली है गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होता है वो चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन होता है। गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये हमारा फाई B.dA जो होता है ना, इसकी वैल्यू हो जाती है 0। किसी भी क्लोज्ड बॉडी में से मैग्नेटिक फ्लक्स की टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि फील्ड लाइंस कंटिन्यूस होती हैं, जो अंदर आएंगी वही बाहर जा सकती हैं। तो जितना पॉजिटिव फ्लक्स होगा उतना ही नेगेटिव फ्लक्स हो जाएगा। नेट फ्लक्स की वैल्यू यहाँ 0 होती है। फिर फैराडेज लॉ ऑफ EMI है, उसमें आता है हमारे पास E.dl की वैल्यू आती है -d∅/dt। यहाँ पर फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है। मैक्सवेल्स एम्पियर्स सर्किटल लॉ, इसको हम देख चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो B.dl की वैल्यू μ0I कंडक्शन प्लस हमारे पास एक ये डिस्प्लेसमेंट करंट आता है, उसका भी यहाँ पे यूज होता है। तो जो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस है, इससे हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ EM वेव्स आ जाती है। वो उसको मैं बता देता हूँ वो किस तरीके से लिखी जाती है। तो 3 और 4, इससे हमारे पास ये आ जाता है del² डिवाइडेड बाई del⁵² इज इक्वल टू μ0ε0 del² डिवाइडेड बाई del⁡t का स्क्वायर। सेम चीज़ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए आ जाएगी। del² डिवाइडेड बाई del⁵² इज इक्वल टू μ0ε0, यहाँ पे आ जाएगा del² डिवाइडेड बाई del⁡t का स्क्वायर। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 2 बार करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विल बी इक्वल टू, मतलब ये रिलेशन आ जाता है। अब इसका क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, इस पर बेस कोई कैलकुलेशन नहीं करते। इस तरीके की इक्वेशन हमारे स्कोप से बाहर है, कुछ भी हमें नहीं करना है। यहाँ से जो रिजल्ट्स आते हैं अब उनको देखते हैं। हमें ये पता होना चाहिए 4 इक्वेशंस थी, उनमें से 2 से हम इस तरीके से रिजल्ट निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट, देखो स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट किया जाता है C से, और हमारे पास मैक्सवेल्स इक्वेशन से जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है, वहाँ से हमारे पास एक लाइट की स्पीड आ जाती है, जिसको आप देखोगे उसकी वैल्यू होती है 1/√of μ0ε0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास वैक्यूम में, और वैक्यूम में ही स्पीड ऑफ लाइट को C लिखा जाता है। अगर लाइट मूव कर रही है मान लो हमारे वाटर में, तो उसकी स्पीड को फिर हम C नहीं लिखते, उसको फिर वेलोसिटी बोल देंगे, V बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। तो ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है इन वैक्यूम। अगर हम वैक्यूम में नहीं है तो किसी और मीडियम में चले जाएंगे, तो वहाँ पर वेलोसिटी कहलाएगी, और उसकी जो वैल्यू हो जाएगी, अब देखो यहाँ पे नीचे परमिटिविटी और परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम हमें इस्तेमाल करना होगा। तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो देखो μr टाइम्स μ0 हो जाएगा, और फिर हमारे पास ये जो ε0 है उसकी जगह क्या हो जाएगा εr टाइम्स ε0। इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हो। ओके, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है? देखो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी वैल्यू होती है C डिवाइडेड बाई V या V डिवाइडेड बाई C, क्या आएगा?
तो इसकी वैल्यू होती है c डिवाइडेड बाई v। देखो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे वेलोसिटी किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड से कम होती है, तो बेसिकली ये वाला नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास c की वैल्यू ये आ चुकी है, v की वैल्यू ये आ चुकी है, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बन जाता है ये हो जाता है मेरे पास, देखो ऊपर की तरफ आ जाएगा न्यूमरेटर में म्यू आर एप्सिलन आर म्यू नॉट एप्सिलन नॉट, डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलन नॉट। यहाँ पर आप देखोगे ये दोनों इन दोनों को काट देते हैं, हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलन आर। रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी का जो हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा वो यहाँ पर आ जाता है। ओके, फिर से कई बार अब यहाँ पे आपको अलग अलग मीडियम दे दिए जाएंगे, उसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप इस तरीके से पता कर सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाएगा तो आपको अलग अलग वेव्स की वेलोसिटी पता चल जाएगी, अलग अलग मीडिया में क्या आ रही है, वेलोसिटी पता चल जाएगी। आपसे शायद वेवलेंथ के चेंजेस पूछ ले जाएँ, तो हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी मीडियम चेंज होता है तब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी बदल सकती है, वेवलेंथ बदल सकती है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, इसको कभी मत भूलना, एफ रिमेन्स कांस्टेंट इन डिफरेंट मीडिया। बहुत ही सिंपल सी ये चीज़ है, इस पे बेस बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ देख रहे हो मतलब इतना इजी है ये। क्वेश्चंस देख लेते हैं। If epsilon naught and mu naught are the electric permittivity and magnetic permeability in vacuum, epsilon and mu are corresponding quantities in a medium, then the refractive index of the medium is। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, c डिवाइडेड बाई v। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम उसकी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एप्सिलन नॉट म्यू नॉट। और अगर मीडियम में बात करेंगे तो यहीं पे वैल्यू जाती है हमारे पास 1 अपॉन एप्सिलन ऑफ मीडियम इनटू म्यू ऑफ मीडियम के बराबर। इसी को आप एप्सिलन ऑफ मीडियम को क्या लिखा जाता है, एप्सिलन आर इंटू एप्सिलन नॉट भी लिखा जाता है। इस तरीके से लिखते तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, इस बार इस तरीके से नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर इसी को हमें सिंप्लीफाई कर देना, इसकी वैल्यू हो जाती है अंडर रूट ऑफ एप्सिलन एम म्यू एम डिवाइडेड बाई एप्सिलन नॉट म्यू नॉट, विच इज ऑप्शन डी, है ना। An electromagnetic wave of frequency nu equal to 3 megahertz passes from vacuum into a dielectric medium with relative permittivity एप्सिलन। अब ये देखो relative permittivity दी हुई है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एप्सिलन आर की वैल्यू दी हुई है 4, ठीक है। देन अब हमसे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करते हैं कैसे आया। तो देखो हमारे पास दो मीडिया हैं, ये है एक हो वैक्यूम और दूसरा है कोई सा मीडियम। ऑल राइट, हमें एक चीज़ पता करनी है भाई, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बताओ। पहली बात तो उसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास सी डिवाइडेड बाई वी, और इसकी वैल्यू हो जाती है अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलन आर, इस तरीके से। अच्छा, म्यू आर के बारे में यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं है, तो उसको हम 1 मान लेंगे, है ना। उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसकी वैल्यू हो जाती है 2। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2 आ चुकी है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2 आ चुकी है तो यहाँ स्पीड अगर c थी तो यहाँ पे स्पीड c/2 हो जाने वाली है, ठीक। अच्छा, फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पर लाइट की f थी तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी f रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फिर हमारे पास एक और वैल्यू आती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, है ना। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये हर वेव के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी हाफ हो जा रही है, तो वेवलेंथ भी हाफ हो जाएगी। यहाँ पर अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो यहाँ पे भी वेवलेंथ लैम्डा बाई 2 हो जाएगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं ऑप्शन सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में स्पीड ऑफ लाइट देख ली। अब देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ देख लेते हैं भाई, इनका डायरेक्शन कैसे पता करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, पहली बात तो एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो प्रोपोगेट करता है।
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, दोनों एक दूसरे को क्रिएट करते चलते हैं। और इसीलिए एक चीज़ हमें पता है कि इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना, नो मीडियम नीडेड, पहली चीज़ ये। इसीलिए ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं और इसी तरीके से सन से हमारी अर्थ तक एनर्जी पहुंचती भी है, नो मीडियम नीडेड। दूसरी चीज़, ये प्रोड्यूस क्यों होती है? तो ये प्रोड्यूस होती है एक्सेलरेटिंग चार्ज के कारण। जैसे हमने देखा था कि अगर मेरे पास चार्ज रखा हुआ है तो सिर्फ उसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लग सकते हैं दूसरों पे। चार्ज ट्रैवल करने लगता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी कि करंट है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और चार्ज एक्सेलरेट करने लग जाए तो हमारे पास फिर क्या चीज़ हो जाती है, वहाँ पर EM वेव्स निकल के आ जाती हैं। तो ये प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू एक्सिलरेटिंग चार्जेस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्टली ये क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं थ्योरेटिकल। अच्छा, हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में तो पढ़ लिया, उसको कैसे निकालते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन किस तरीके से होगा, इसका कुछ एम्पलीट्यूड है, इसका कुछ एम्पलीट्यूड है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास आता है E कैप क्रॉस B कैप, कैप लगाना है, देखो विल बी इक्वल टू C कैप। अब इस चीज़ को ध्यान से फील करने की कोशिश करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसका एम्पलीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का इस तरफ एम्पलीट्यूड है। तो हमारे पास वेव देखो मुझे कुछ इस तरीके से दिख रही है। वेव इधर भी जा रही हो सकती थी, इधर भी जा रही हो सकती थी, लेकिन जा तो एक ही तरफ रही है। किस तरीके से पता करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मुझे दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरफ है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हाथ करो, फिर घुमाओ उसको जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारा अंगूठा जो है राइट हैंड से करना है सब कुछ। पहली बात, उस दिशा में लाइट जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरफ है, दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक तो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करोगे तो मेरे पास ये अंगूठा जो है वो मुझे पीछे की दिशा दे रहा है, यानी उस तरफ जा रही है हमारे पास हमारी EM वेव। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर डायरेक्शन, इससे हमें पता चलता है डायरेक्शन। तो इसको मैं लिख दूंगा, दिस गिव्स डायरेक्शन। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होती है हमारे पास कि ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होगा, एंड ये परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, और ये परपेंडिकुलर होगा हमारा जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसके। तो ये 90 डिग्री पे है इससे, साथ में इस दिशा में प्रोपोगेट हो रही है, सारे के सारे 90 डिग्री पे रहने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास कि इनके मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बीच में कुछ रिलेशन होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। हमने डायरेक्शन तो देख लिया इस तरीके से होता है, मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास आता है भाई E डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू C। दिस इज फॉर मैग्नीट्यूड। तो आपसे कई बार ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, भाई हमारे पास वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इतना था, यानी कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पूछ ली जाएगी। पूछा जाएगा बताओ मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना है, तो वहाँ पे आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैग्नीट्यूड वाइज चीज़ें चेक कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्शन चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो हमसे पूछी जा सकती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ऑलराइट, अच्छा ये वेव का नेचर क्या है? क्या ये ट्रांसवर्स वेव है या ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है? तो देखो डायरेक्शन जो प्रोपगेशन का है वो ये है, लेकिन जो हमारा डिस्टर्बेंस का डिस्प्लेसमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होता है, मैग्नेटिक फील्ड इधर होता है, वो परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो इट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव, है ना। ट्रांसवर्स वेव ये हमारे पास होती है, और हर वेव की तरह ये ओबेज सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स। अब सुपरपोजिशन होगा यानी यहाँ पर वेव्स आकर के हमारा इंटरफेरेंस कर सकती हैं, और इसी का सबसे अच्छा एग्जांपल हम देखने वाले हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो हमें बस ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और रह गई हमारे पास, लाइट का हम पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ और होती है जो प्रॉपर्टी होती है पोलराइजेशन। अब लाइट के कुछ पोलराइजेशन का प्लेन होता है, देखा होगा आपने, है ना, प्लेन पोलराइज लाइट होती है। तो एक प्लेन होता है, तो उस प्लेन को, वो कौन सा प्लेन होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला प्लेन होगा या मैग्नेटिक फील्ड वाला प्लेन होगा? तो यहाँ पर एक्चुअली ध्यान रखना कि जो पोलराइजेशन इफेक्ट्स होते हैं उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल। तो इस चीज़ को भी हम लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट्स।
जैसे कि पोलराइजेशन ईटीसी, जो भी ऑप्टिकल इफेक्ट्स है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें समझना है। तो फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन में दिया जाता है कि ये हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट है, इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इस तरीके से वर्टिकल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल में है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में हो रहा होगा और उसके हिसाब से लाइट आगे जा रही होगी। लास्ट चीज़ जो हमें यहाँ पे देखनी है, क्या ये दोनों जो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो वाइब्रेट कर रहा है ना, तो यहाँ पर ये इन फेज है, आउट ऑफ फेज है, क्या चल रहा है? देखो इनका मैक्सिमा सेम टाइम पे आता है, मिनिमा भी एक साथ आता है, फिर ऑपोजिट एक्सट्रीम पे भी मैक्सिमा सेम आता है, मिनिमा सेम आता है, सेम टाइम पे आता है, तो दे आर इन फेज। बी एंड ई आर इन फेज, ऐसा हम लिख देंगे, बी एंड ई आर इन फेज। अब इनमें से हर एक लाइन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि सारी की सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, और ये तो बहुत बार डायरेक्शन पूछा जाता है किस तरफ होने वाला है, और मैग्नीट्यूड पूछने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, दिस इज इट। यही है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरी की पूरी। In an electromagnetic wave in free space, the root mean square value of electric field is ERMS is equal to 6 volt. The peak value of magnetic field is बहुत ही सिंपल सा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, नो सिली मिस्टेक्स। इसका करेक्ट आंसर है ए। कुछ लोगों का गलत भी आ सकता है। देखो हमें पता है कि E डिवाइडेड बाई बी इसकी वैल्यू C के बराबर होती है। देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 6, तो 6 डिवाइडेड बाय C की वैल्यू कर दूंगा तो ये मेरे पास हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी वैल्यू आ जाती है 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाता है मेरे पास 2 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। करेक्ट, हमारे पास इस तरीके से ऐसा यूनिट में वैल्यू आ जाती है। अगर आप यहाँ पे ओ नो, इन्होंने ऐसा ऑप्शन ही दिया, इनको एक ऑप्शन देना चाहिए था। क्यों ये आंसर गलत है? देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू दी हुई है, दिस इज RMS स्पीड, RMS वैल्यू मतलब, तो ये भी हमारे पास RMS वैल्यू आई होगी। अच्छा, जो RMS वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2 होती है, तो यहाँ पर इसको मैं बोल दूंगा B0 डिवाइडेड बाई √2 ये रहने वाला है। तो हमसे पीक वैल्यू की बात करी थी, तो B0 की जो वैल्यू जाती है वो आ जाती है 1.41 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻8 विच इज इक्वल टू 2.82 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। तो इनको एटलीस्ट एक ऑप्शन ये वाला देना तो चाहिए था, 2 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला, नहीं दिया। The ratio of amplitude of magnetic field to the amplitude of electric field for an EM wave propagating in vacuum is equal to। क्या है ये क्वेश्चन? हमारे पास देखो, हमें पता है कि E डिवाइडेड बाई बी की जो वैल्यू होती है वो C के बराबर होती है। इन्होंने क्या पूछ लिया? रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमसे पूछा है B डिवाइडेड बाई E, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/c हो जाएगी। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, B विल बी द करेक्ट आंसर। An EM wave is propagating in a medium with velocity v is equal to v I cap. The instantaneous oscillating electric field of this EM wave is along y-axis. Then the direction of oscillating magnetic field of the EM wave will be। अब ये थोड़ा अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। देखो कैसे आता है, अगर हमें डायरेक्शन की बात करनी होती है तो हम क्या लिखते हैं? ई कैप क्रॉस बी कैप विल गिव अस सी कैप। इस तरीके से हम डायरेक्शन पता करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो एक्स एक्सिस बना लो, यहाँ पर इस तरफ बना लो वाई एक्सिस, यहाँ पर इस तरफ बना लो हमारे पास जेड एक्सिस। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास किस दिशा में प्रोपोगेट कर रही है? आई कैप में। तो हमारे पास वेलोसिटी तो इस तरफ है, दिस इज आई कैप, ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ रहा होगा। ठीक, फिर उन्होंने क्या बोला है? इंस्टेंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर मोमेंट पर इस दिशा में है। ठीक है, अब ई कैप क्रॉस बी कैप हमारे पास सी कैप होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आ रखा है, हमारे पास जाना इसको इस तरफ है, ऐसे है ना, वेलोसिटी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है।
ई क्रॉस किस दिशा में क्रॉस करूँ कि मेरे पास फाइनली स्पीड उस तरफ आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस बी, इस तरफ स्पीड, तो बी इस तरफ आ जाता है ना। ये कौन सी दिशा है? जेड है हमारे पास, तो इससे मुझे पता चल जाता है भाई हमारे पास इस दिशा में बी आना चाहिए, विच इज़ पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब आप आ जाओ क्रैशअप लर्निंग ऐप पे। वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। 11th और 12th के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, एडिशनल एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी ताकि आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाए। बाय द वे एडिशनल एक्सरसाइजेज इसी तरीके के इंटरैक्टिव माहौल में आती है जहाँ पर आप क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके सॉल्व करोगे, फिर मैं उसका सोल्यूशन भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। साथ में आपको कलरफुल PDF भी सारी वहाँ पर ऑर्गेनाइज तरीके से मिल जाएंगी। तो ये कोर्स बहुत ही ज़बरदस्त है, आ जाओ, वेट कर रहा हूँ मैं आपका। सारे के सारे ग्राफिक्स वेट कर रहे हैं। मिलते हैं जल्दी से फुल कोर्स में, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन।